नमस्कार, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। जी हाँ, आज वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे मनाया जा रहा है। आज हम आर्टमिस हॉस्पिटल में हैं और इसी सब्जेक्ट पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष महाजन, जो न्यूरो इम्यूनोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। नमस्कार। मल्टीपल स्क्लेरोसिस पे ऑल ओवर सारे न्यूरोलॉजिस्ट लगभग एक ही बात करते हैं। हमें एक रिसेंट जो सबसे एडवांस ट्रीटमेंट है एमएस पे, उसकी जानकारी दीजिए। जब हम बात करते हैं एडवांस ट्रीटमेंट की मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, तो अभी लेटेस्ट अगर हम लास्ट 10 साल की बात करें तो उसके अंदर दो पहलू जो कि ट्रीटमेंट में चेंज हुए हैं वो हुए हैं कि पहले लोग वेट किया करते थे कि पहले हम देख लेते हैं, किसी को लोग सोचते थे कि जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है वो बिनाइन भी होता है, माने वो बिना ट्रीटमेंट के भी रह सकता है। तो पहला जो बदलाव आया है वो आया है सोच में कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस सभी मरीजों को जैसे ही डायग्नोसिस होता है उनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। सो ये एक पहली जो सोच और जो समझ है वो इसलिए बदली है क्योंकि जिन जिन लोगों को ट्रीटमेंट से वंचित रखा गया या ये वेट किया गया कि एक या दो अटैक हो जाएंगे उसके बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू किया जाए, तो उनमें जो आउटकम है, उनमें जो डिसेबिलिटी है वो ज़्यादा देखी गई और जो आउटकम है वो उतनी अच्छी नहीं रही बनिस्बत की उन लोगों के जिनमें ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो गया। दूसरा जो बदलाव सोच में आया है वो है कि सभी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के मरीज दूसरी बीमारियों के जैसे एक जैसे नहीं होते। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का एक मरीज़ दूसरे को मैच नहीं करता। तो आपकी जो ज़रूरत है इलाज की वो पहले दिन से तो है, मगर वो क्या एक ऐसे दवाई या ऐसे ट्रीटमेंट की चयन हमें करना चाहिए जो कि मॉडरेट एफिकेसी हो, माने कि जो अटैक्स को एक मॉडरेट लेवल तक प्रिवेंट करता है, या फिर ऐसे एक ट्रीटमेंट से होनी चाहिए जो कि हाईली इफेक्टिव हो, ताकि वो रिलैप्स को, आपकी एमआरआई की एक्टिविटी को, और जो एक ऐसे धीमे धीमे से जो बढ़ने वाले सिम्टम्स होते हैं या डिसेबिलिटी जो धीरे धीरे बढ़ती है 3 से 6 महीने में, जो कि केवल एक अच्छे निरीक्षण द्वारा ही पिकअप की जा सकती है, और जो ब्रेन की एट्रोफी, माने जो दिमाग का जो साइज़ है और जो क्लिनिकली रिफ्लेक्ट करता है हमारे कॉग्निशन, माने हमारी विवेक, जो हमारे सोचने की क्षमता, हमारे स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसके ऊपर उसको दर्शाता है। ये 4 एस्पेक्ट्स में को अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। हाईली इफेक्टिव थेरेपीज़ कहते हैं हम उनको, क्योंकि ये लास्ट 10 साल मैंने क्यों बोले कि उनमें उसकी अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, माने वो केवल पहले वेस्टर्न देशों में ही उपलब्ध थे, अब इंडिया में भी उनकी अवेलेबिलिटी हो गई है, और हमारे सरकार द्वारा उनके ऊपर प्राइस कंट्रोल करके, अगर ख़ास तौर पे हम इंडिया में उन दवाइयों की कॉस्ट भी बोलें तो ना केवल उनकी इन्फॉर्मेशन, उनके बारे में जानकारी, वो अब दवाइयाँ अवेलेबल भी हैं, और अच्छे सेंटर्स पे रेगुलर मॉनिटरिंग के साथ हम अपने उन मरीज़ों को जिनको इन थेरेपीज़ की जल्दी ज़रूरत होती है, तो ये जो मैंने दूसरी सोच बोली कि एक सोच है कि शुरू से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और जो दूसरी सोच कि कुछ ऐसे मरीज होंगे जिनके अंदर बीमारी जल्दी तेज़ी से बढ़ेगी, तो उनमें इन हाईली इफेक्टिव थेरेपीज़ का चयन और जो इस्तेमाल है वो जल्द अर्ली फेज ऑफ द डिजीज़ में करना चाहिए, क्योंकि गोल ऑफ ट्रीटमेंट केवल एक है, डिसेबिलिटी प्रिवेंशन। फ्रेंड्स, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है, जो किसी भी डिजीज़ से लड़ने का जो रेसिस्टेंट पावर है, वो हमारे बॉडी को ही डिस्टर्ब करने लगता है। इस हालात में जो हमारे ब्रेन हैं और स्पाइनल कोड हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, उसकी जो आर्टरी होती है उसके ऊपर एक लेयर होता है जो माइलिन नाम के प्रोटीन और फैट से बना एक लेयर होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल वेव्स यानी मैसेज हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते, बॉडी पार्ट्स को नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण एमएस होता है। डॉक्टर साहब, ऑटो इम्यून जो डिजीज़ है, इस ऑटो इम्यून के कारण से अदर भी डिजीज़ डेवलप कर जाते हैं। इस ऑटो इम्यून को ही सरप्रेस क्यों ना कर दिया जाए ताकि ये डिस्टर्बेंस आगे आए ही ना? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। आपने बहुत अच्छा मेंशन किया कि जो हमारी नर्व्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर रहती हैं, जो
उसके ऊपर की जो इंसुलेशन की शीट माइलिन जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी खुद की दुश्मन बन के उसी को डैमेज करती है, जिसके फलस्वरूप इम्पल्स नहीं जाता है और जो MS के वेरियस सिम्टम्स हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो ये एक अच्छा एक मैसेज है जो आपने दिया, मगर ये हमें समझना होगा कि जो आपने ये बात करी कि इम्यून सिस्टम को ही हम सप्रेस क्यों नहीं कर देते ताकि वो डैमेज को हम बचा सकें। इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स दो मुँहा तलवार की तरह होती हैं कि अगर एक तरफ वो बैड इम्यूनिटी को कंट्रोल कर रही हैं तो वो गुड इम्यूनिटी को भी कंट्रोल करेंगी। तो केवल और केवल इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाली दवाइयाँ, जिनको हम इम्यूनोसप्रेसेंट क्लास कहते हैं, उनके प्रयोग से हम जिन मरीज़ों को ये दवाइयाँ दी जाती हैं उनको हम इन्फेक्शंस के रिस्क पे डाल रहे हैं। और ना केवल इन्फेक्शंस, कई ऐसे प्रकार के कैंसर भी होते हैं जिनका क्योंकि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी ना केवल इन्फेक्शन से फाइट करती है बल्कि बॉडी के अंदर कहीं पे उत्पन्न होने वाले कैंसर को भी ख़त्म करती है। तो अगर हम उस गुड इम्यूनिटी को भी ख़त्म कर देंगे तो इन्फेक्शन के रिस्क को भी बढ़ा रहे हैं, कैंसर्स को भी बढ़ा रहे हैं। और जैसे आपको ये भी समझना होगा कि अगर हम केवल पूरी इम्यूनिटी को ख़त्म कर दें, गुड इम्यूनिटी को ख़त्म कर दें, तो कई बार जो बैड और प्रकार की भी इम्यूनिटी है वो भी उत्पन्न हो सकती है, जिसको हम सेकेंडरी ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। और ये कई दवाइयाँ हैं जो इस प्रकार से सेकेंडरी ऑटो इम्यूनिटी करके भी ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। हाँ, हमारी कंट्री में जहाँ पे हम जो डिजीज़ स्पेसिफिक डिजीज़ मॉडिफाइंग एजेंट्स, माने मल्टीपल स्क्लेरोसिस स्पेसिफिक डिजीज़ मॉडिफाइंग एजेंट्स, जो कि केवल मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर एक्ट करने वाले मैकेनिज़्म के अंदर इम्यून सिस्टम को ब्लॉक करती हैं, उन दवाइयों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हम मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स को, जिनको मैंने पहले भी बताया कि हमें मॉनिटरिंग करना होता है, स्पेशली क्योंकि ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। अगर एफिकेसी बढ़ रही है तो कॉस्ट और साइड इफ़ेक्ट दोनों बढ़ेंगे। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखते हुए बहुत ही एक्सपर्ट केयर द्वारा, एक टीम केयर द्वारा, एक रेगुलर मॉनिटरिंग, एक रेगुलर फॉलोअप द्वारा इस चीज़ को हासिल करना होता है कि हम किस तरीके से इन थेरेपीज़ को हम ऑफ़र कर सकें। और केवल ये एक सिंपल प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड नहीं रहती दवा, इसमें हमें टाइम टू टाइम मरीज़ में उनके साइड इफ़ेक्ट्स, किसी इन्फेक्शन, बहुत माइन्यूट इन्फेक्शन को भी पिकअप अर्ली करना होता है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हर बार हमेशा अपने पेशेंट्स को जिनमें ये ट्रीटमेंट का प्रयोग होता है कि वो रेगुलरली अपना जो है इन्फेक्शंस के लिए मॉनिटरिंग करें, लिवर के लिए टॉक्सिसिटी को देखें, और कहीं पे भी बॉडी में ऐसे इन्फेक्शंस, थायराइड की प्रॉब्लम्स वगैरह के लिए देखें। MS के कोई साइन और सिम्टम्स हैं ऐसे जो लोगों को लग सके? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि स्पाइनल कोड में कंप्रेशन है जिसके कारण से भी कमर से नीचे काम करना बंद कर देता है, परेशानियां आ जाती है। कुछ डायबिटिक पेशेंट हैं, उनके भी जो है सो तलवे में जो है सो सेंसेशन खत्म होने लगता है। तो क्या ऐसा साइन सिम्टम्स है कि लोग इमीडिएट लगे कि नहीं जी हमें MS होने जा रहा है और एज पर न्यूरो इम्यूनोलॉजिस्ट के पास, न्यूरो इम्यूनोथेरेपी के एक्सपर्ट के पास पहुँचें? नहीं, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो सिम्टम्स हैं वो नॉन स्पेसिफिक हैं, क्योंकि वो इस पे निर्भर करेगा कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें कहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुआ है, आई की नर्व पे हुआ है, ब्रेन में हुआ है, या स्पाइनल कॉर्ड में हुआ है। तो सिम्टम इस चीज़ पे निर्भर करेगा कितना और कहाँ अफेक्शन हुआ है। अगर वो देखने की नस पे होगा तो इसको हम ऑप्टिक न्यूराइटिस कहते हैं। ये कॉमन सिम्टम है एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, और जिन लोगों को ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है अगले 5 या 10 साल में उनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने की, जिसमें आगे चल के दोबारा ऑप्टिक न्यूराइटिस के अटैक या कहीं और ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के इन्वॉल्वमेंट के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ऑप्टिक न्यूराइटिस का सबसे कॉमन लक्षण होता है किसी एक आँख से जो है वो आपको कुछ ही घंटों में अगर दिखना कम होना शुरू हो जाए, और यूजुअली ये विजुअल लॉस बीच में से शुरू होकर फिर फैलता है, और उस दौरान आई की जो मूवमेंट है वो पेनफुल होती है। तो विजुअल लॉस जिसके अंदर की आई की मूवमेंट पेनफुल हो, उसके लिए आप डेफिनेटली एक न्यूरोलॉजिस्ट को भी मिल सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन हम हर बार अपने ऑफ्थेल्मोलॉजी कॉलीग्स को भी उनसे शेयर करते हैं कि अगर वो किसी ऑप्टिक न्यूराइटिस के कारण विजुअल लॉस वाले पेशेंट को देखते हैं तो वहीं पे उस आँखों की नर्व की सूजन को कंट्रोल करके ख़त्म ना करें।
बाकी उसके कारणों में, जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक प्रमुख कारण है, उसके ऊपर भी ज़रूर ध्यान दें। इसी तरीके से ब्रेन के अंदर और जो कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, आपने बहुत अच्छा बताया कि टिंगलिंग सेंसेशन सोल्स पे। यूजुअली जो टिंगलिंग सेंसेशन मल्टीपल स्क्लेरोसिस करके होती है वो किसी एक लिम्ब या एक आधे हिस्से में होगी, और डायबिटीज़ के पेशेंट की टिंगलिंग पैरों से शुरू होकर वो दोनों पैरों को बराबर एक साथ इन्वॉल्व करती है। और क्योंकि एज ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझना होगा कि जो सबसे कॉमन प्रकार है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वो एक युवावस्था की कंडीशन है। मोस्ट कॉमनली वो 20 to 40 के एज ग्रुप को इन्वॉल्व करता है, जबकि हमने जो बीमारियों की बात की जो कि लेटर एज ग्रुप में देखने को, और डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर ये भी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बहुत लेटर स्टेज पे देखने को मिलती है। अर्ली ऑन बहुत कम लोग होते हैं जिनमें डायबिटीज़ या तो उन्होंने अननोटिस छोड़ दी या जानकारी नहीं है उनको, और उसके अभाव में सीधा कॉम्प्लिकेशन के साथ लैंड की। और इसीलिए नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, एक लिम्ब में वीकनेस होना, बैलेंस का बिगड़ना, और बैलेंस के साथ साथ किसी एक लिम्ब की कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आना, इवन जो ऐसे कई सिम्टम्स हैं जो बाहर से नहीं दिखते, जो मरीज़ खुद महसूस करता है। उसमें मेंटल फॉग, माने कि जो एक मैंने आपको बात की कि ब्रेन की प्रोसेसिंग की स्पीड कम हो जाती है, तो जो इन्फॉर्मेशन मल्टीटास्किंग बहुत युवावस्था में बहुत कॉमन है। हम फ़ोन पे एक बात करते करते बहुत सारे काम कर लेते हैं, एक सेट शिफ्टिंग करते हैं, कभी इस लैपटॉप पे बात कर रहे हैं या इस फ़ोन पे बात कर रहे हैं, या गृहिणी को आप देखिए रसोई में काम भी करती है, बाकी चीज़ें भी देख रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मल्टीटास्किंग में काउंट करती हैं। तो ये जो सेट शिफ्टिंग है वो नहीं हो पाती, वो कम हो जाती है। इसके साथ साथ जो आपको फटीग, जो एक इनविजिबल सिम्टम दूसरा है, हर एक कोई थकता है, अगर वो थकान, वो फटीग एक आपने जो सुबह से लेकर या जब दिन की शुरुआत में ही अगर वो थकान आ जाती है, तो अगर वो प्रोपोर्शनेट नहीं है हमारी एक फिजिकल एक्टिविटी के, जिसको हम पैथोलॉजिकल फटीग कहते हैं, वो एक लक्षण, प्रमुख लक्षण होता है, और एक बहुत डिस्टर्बिंग सिम्टम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, क्योंकि वो बयान नहीं किया जा सकता। इससे इवन पेशेंट्स जब सुबह उठते हैं तब वो महसूस करते हैं कि जैसे रात को वो बहुत काम किया है, उन्होंने बहुत मेहनत मशक्क़त की है। तो ये ऐसे इनविजिबल सिम्टम्स वो बयान नहीं कर पाते, और उनको बहुत कठिनाई होती है अपने एम्प्लॉयर्स को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को समझाने में कि क्यों वो अपनी दिनचर्या में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो ऐसे कई ऐसे दिन होते हैं तो जिनको वो बैड डेज़ बोलते हैं, और जिस दिन वो फटीग से नहीं सफ़र करते उनको गुड डेज़ बोलते हैं। तो गुड डेज़ और बैड डेज़ उनके दिनचर्या का भाग होते हैं। हमारे व्यूअर्स, हम लोग जो है सो गुड़गांव में बैठे हैं, डॉक्टर मनीष महाजन गुड़गांव के आर्टेमिस हॉस्पिटल में हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप गुड़गांव या दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र से ही यह वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि आप देश के किसी भी कोने में हो। ऐसे हालात में यदि आप 20 to 40 एज ग्रुप में हैं और एकाएक आपके विजन अगर ब्लर हो रहा है, दर्द के साथ हो रहा है, बिना वजह बिना काम किए सुबह उठने के साथ साथ अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। आप अपने पास के न्यूरोलॉजिस्ट से मिले, एक बार उनसे ज़रूर क्वेश्चन करें कि कहीं हमें एमएस तो नहीं हो रहा है, और अगर मौका मिले तो आप दिल्ली एनसीआर के बेस्ट न्यूरो इम्यूनोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो दिल्ली एनसीआर ही एक ऐसा है, यहाँ से अगर 60 किलोमीटर दूर चले जाएं तो फिर एक्सपर्टीज़ मिलती नहीं है, जो सुपर स्पेशलिटी होती है वो नहीं होती है। तो जो गांव के फिजिशियन हैं, जो छोटे छोटे शहर के फिजिशियन हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो एमएस की पहचान करके सुपर स्पेशलिस्ट के पास पेशेंट को भेज सकें। पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा इस सवाल के लिए, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और ना केवल मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बहुत सारे ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें हम बोलते हैं टाइम इज़ ब्रेन। तो जो एक विंडो हमने आपसे बात की कि अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट और ऑप्टिमल ट्रीटमेंट, ना केवल पब्लिक में, उसके अलावा सभी स्पेशलिस्ट जर्नल प्रैक्टिशनर्स, उनमें भी ये इंफॉर्मेशन अबाउट मल्टीपल स्क्लेरोसिस हमारे डीप पेनिट्रेट कर जानी चाहिए, ताकि वो इस इंफॉर्मेशन के अभाव में किसी भी पेशेंट को उसके डायग्नोसिस को मिस ना करें। और जो हमारे इसके अंदर एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम इसका दूसरा पहलू बताते हैं कि हर एमआरआई के अंदर दिखने वाला धब्बा मल्टीपल स्क्लेरोसिस नहीं होता। तो बहुत बार ये भी एक गलती होते हुए हमने फील्ड में देखी है कहीं, कि सिर्फ एक धब्बा कभी मल्टीपल स्क्लेरोसिस लेबल हो गया एमआरआई के अंदर, और
उसको ट्रीटमेंट मल्टीपल स्क्लेरोसिस का ऑफर हो गया। इसको हम कहते हैं मिस डायग्नोसिस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो हमें ये समझना होगा कि डायग्नोसिस के साथ साथ मिस डायग्नोसिस को रोकना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आपको अपना जो सोचने का नज़रिया है, अपने उसकी स्कोप है, आपको इंडेक्स ऑफ सस्पिशन जिसको कहते हैं वो हाई रखना होगा। एज ए स्पेशलिस्ट हमारी जिम्मेवारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही बनती है कि पहले हम डायग्नोसिस को कंफर्म करें और फिर उनकी डिजीज़ की एक्टिविटी के हिसाब से मॉडरेट टू हाई एफिकेसी थेरेपी प्रॉपर मॉनिटरिंग के द्वारा करते हुए उनको रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए गाइड करें, क्योंकि जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का ट्रीटमेंट है वो एक शेयर्ड डिसीजन होता है। इसमें हम एज ए टीम काम करते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट, इसके अंदर आप इसको कॉम्प्रिहेंसिव केयर कहते हैं। और मैं अपनी फाउंडेशन पीपल फॉर पीपल विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस फाउंडेशन, जिसके एसोसिएशन में आर्टेमिस हॉस्पिटल और के साथ मैं ये इवेंट्स करता हूँ, उसके अंदर ये एम्फेसाइज करता हूँ एक एटॉमिक मॉडल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव केयर, जिसमें जो इस एटम का न्यूक्लियस है वो हमारा पर्सन विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और उसके साथ बैठे हुए उनके केयर गिवर्स हैं। सबसे इमीडिएट आउटर जो उसके ऑर्बिट हैं, पहला जो ऑर्बिट है उसके अंदर उसके फर्स्ट डिग्री केयर गिवर्स आते हैं, हमारा न्यूक्लियस वही है। और उसके बाद मैं और मेरे एमएस नर्स आती हैं जो ज़रूरत पड़ने पर बाहर इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं, जिनमें यूरोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट और सारी स्पेशलिटीज़ हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, एज ए टीम हम साथ हैं, मगर ज़रूरत के हिसाब से उस न्यूक्लियस के पास जाके उनको अपना एनर्जी या उनकी सर्विसेज प्रदान करते हैं। तो इसको हम एटॉमिक केयर, कॉम्प्रिहेंसिव केयर ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मैं इसको प्रमोट करता हूँ, हमेशा डिस्कस करता हूँ, और कभी भी उनकी सहमति के बगैर हम कभी भी कोई ट्रीटमेंट उनको ऑफर नहीं करते। हम उम्मीद करते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस को लेके काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। फिर भी यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप अपनी रिपोर्ट भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम बताएंगे कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। हम रखें आपका ख्याल।